इंडिया का इन्वॉल्वमेंट कहाँ का नहीं है, चाहे हम बात करें 2012 की लाइफ ऑफ पाई या 2016 की दी जंगल बुक। दोनों मूवीज ने ऑस्कर जीता था फॉर द बेस्ट विजुअल इफेक्ट, और साथ ही में क्रिटिकली अक्लेम मूवीज जैसे श्रेक सीरीज और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन जैसी मूवीज को बनाने में भी इंडिया का हाथ रहा है। और ऐसे कई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी लिस्ट बढ़ती जा रही है, उनमें इंडिया या तो कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर कर चुका है। पर भले ही इंडिया बड़े बड़े स्टूडियोज के एनिमेशन में कंट्रीब्यूट करता हो, पर फिर भी इंडिया क्यों हमें वैसा एनिमेशन नहीं दे पा रहा जैसा जापान या अमेरिका में है। क्या इंडियन एनिमेशन कभी उनसे कम्पीट भी कर पाएगा? अभी के हालात देखें तो कम्पीट तो छोड़ो, उनके आसपास भी नहीं है इंडियन एनिमेशन। तो कहाँ इंडियन एनिमेशन मात खा रहा है? क्या कभी हमें इस टाइप का हाई क्वालिटी एनिमेशन देख भी पाएंगे? तो इन सब पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द एक्चुअल प्रॉब्लम विद इंडियन एनिमेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं, इज एनिमेटेड मूवीज और शोज ओनली फॉर किड्स? तो इसका सीधा सिंपल आंसर है नहीं। एनिमेशन में आपको डिफरेंट जॉनरा और ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट देखने को मिल जाएगा। किड्स से लेकर अडल्ट आपको हर टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, यानी चॉइसेस बहुत है। पर अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर ज्यादातर एनिमेटेड मूवीज और कार्टून्स किड्स के लिए बनाए जाते हैं। अडल्ट एनिमेशन तो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। अडल्ट एनिमेशन से मेरा मतलब जिसमें हमें मेच्योर स्टोरी और कैरेक्टर्स दिखें। पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ मूवीज और एनिमेशन किड्स को माइंड में रखकर ही बनाए जाते हैं। अब स्टूडियो क्यों कोई ऐसी एनिमेशन मूवी नहीं बनाती जो मेच्योर ऑडियंस के लिए हो? तो सबसे पहली जो चीज आती है वो है रिस्क। क्योंकि अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एनिमेशन किड्स के लिए ही होता है, और यहाँ लोग एनिमेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते जितना अदर कंट्रीज में। अब ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसा सोचते हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। यहाँ पर भी लोगों को पता लग रहा है कि एनिमेशन इज नॉट ओनली फॉर किड्स। इसको आप इंडिया में एनिमे की हाइप देखकर ही समझ सकते हो। लाइक सीरियसली सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग। इंटरनेट के इजी एक्सेस के बाद लोगों को पता लग रहा है एनीमे के बारे में। उनको पता चल रहा है कि मांगा क्या होती है। नॉट ओनली एनीमे एज वेल एज फॉरेन कंटेंट लाइक रिक एंड मॉर्टी, ग्रेविटी फॉल्स और फैमिली गाय को लोग इंडिया में देख रहे हैं। पर इन सब के बावजूद भी हमें इतनी चाइल्डिश मूवीज ही क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि अभी भी ये ऑडियंस उतनी नहीं है कि किसी अच्छी मैच्योर इंडियन मूवी की सक्सेस को डिसाइड कर पाए। इसलिए ज्यादातर एनिमेटेड मूवीज या शो किड्स के लिए ही होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि किसी मूवी को पूरा ही मैच्योर रखा जाए। डिज्नी यहाँ पे बहुत अच्छे से खेलता है। जहाँ किड्स डिज्नी मूवीज को एंजॉय कर सकते हैं, पर हम मूवी के कैरेक्टर को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। स्टोरी के अंदर की डेप्थ और जिस तरह से उसे प्रेजेंट किया जाता है, यही बात है कि डिज्नी की मूवीज बाकी किसी और एनिमेटेड मूवी से डिफरेंट फील होती है और मैच्योर भी। अब एक चीज ये भी आ जाती है कि करंट इंडिया के जो कार्टून्स हैं उनका पर्पस ही समझ में नहीं आता। दे आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग वैल्यू टू किड्स। मुझे अभी भी याद है, मैंने क्रिश ट्रिश और बाल्टी बॉय देखा था, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली इंडिया के कल्चर को ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म में इतने अच्छे से प्रेजेंट किया था। जस्ट वाओ। हर स्टोरी के बाद की सीख, और ये फ्रेंचाइजी एक परफेक्शन थी उस टाइम के किड्स के लिए, जिनमें मैं भी आता हूँ। बट करंट टाइम के जो कार्टून्स हैं उनका फोकस पैसों पे ज़्यादा है रेदर देन व्हाट किड्स आर एक्चुअली कंज्यूमिंग। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा राइटर या प्रोड्यूसर नहीं है, पर किसी कार्टून से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो डेफिनेटली उस कार्टून को वो स्ट्रेच करेंगे। अब इंडिया में ज़्यादातर कार्टून्स और मूवीज किड्स के लिए बनाए जाते हैं। अगर मैं कुछ कार्टून या मूवीज को साइड में रख दूं तो ऐसे एनिमेशन तो ना के बराबर है जिनमें मेच्योरिटी हो। दैट्स वाई इंडिया के ज़्यादातर लोग अभी भी अवेयर नहीं है कि एनिमेशन किड्स के लिए ही नहीं होता। अब सेकंड पॉइंट आता है, व्हाई वी डोंट हैव एनिमेशन लाइक अदर कंट्रीज। ओके, डीमन स्लेयर एनिमे के बारे में तो आप जानते होंगे। इस एनिमे के इस ब्यूटीफुल और स्टनिंग एनिमेशन को बनाने के लिए पर एपिसोड अप्रॉक्स 80 to 90,000 डॉलर्स लगे थे। अगर इंडियन करेंसी में इसे कन्वर्ट करें तो 60 से 70 लाख रुपए एक एपिसोड के। इंडिया में यूजुअली किसी एनिमेशन पे इतना बजट नहीं होता। हाँ, एक बात ये भी है कि एनिमेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि स्टूडियो को इस एनिमेशन सीरीज या मूवी पे कितना पैसा लगाना है। क्योंकि किड्स के लिए जो एनिमेशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमेशन सिंपल ही रखा जाता है, और इंडिया में ज़्यादातर जो कार्टून्स होते हैं उनका बजट भी बहुत एवरेज होता है, क्योंकि उनमें कोई फिक्स्ड स्टोरी या एंडिंग नहीं होती। अगर कार्टून हिट रहा देन उसको जितना हो सके खींचा जाता है। इन शॉर्ट, जब तक चल रहा है तब तक चलने दो। अब कार्टून सीरीज की तो बात हो गई, बट मूवीज के साथ ऐसा क्यों है? हाई बजट के साथ कोई क्यों मूवी नहीं बना रहा? सबसे पहले तो एनिमेशन इज नॉट ईजी, ऊपर से ये कॉस्टली भी है। चलो कुछ मूवीज को लेते हैं। आइस एज मूवी तो देखी होगी। ये मूवी 2002 में बनी थी विद द बजट ऑफ $59 मिलियन। अगर इंडियन रुपीस में से कन्वर्ट करें तो 400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। वैसे ही दी एंग्री बर्ड मूवी का बजट $73 मिलियन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 500 करोड़ से भी ऊपर। इनक्रेडिबल्स मूवी का बजट $92 मिलियन, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो 650 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये नंबर बहुत ज्यादा है। कुछ एनिमेटेड मूवीज तो इतनी कॉस्टली होती है कि बॉलीवुड की बड़ी बड़ी मूवीज के बजट भी इन मूवीज के सामने कम लगने लगते हैं। तो चलो इस पे भी थोड़ा बात कर लेते हैं कि एनिमेशन इतना एक्सपेंसिव क्यों होता है।
तो सबसे पहले तो एनिमेशन इज ए हाईली लेबर सेंट्रिक वर्क। भाई इसमें भी लोगों की घंटों की मेहनत लगती है, ऊपर से स्टोरी, डायरेक्शन, प्री विजुअलाइजेशन, साउंड, आर्ट वर्क क्रिएशन, स्टूडियो कॉस्ट, सर्वर कॉस्ट और भी कई चीजें तो बात की बात है। अब एक बात ये भी आती है कि कौन सा एनिमेशन ज्यादा कॉस्टली है, 2D या 3D। देखो वैसे तो और भी एनिमेशन है, बट इंडिया में यूजुअली 2D और 3D को यूज करते तो हम इनको मेंशन कर रहे हैं। वैसे अगर मैं सीधे सिंपल आंसर दूं तो 3D एनिमेशन ज्यादा कॉस्टली है। वो क्यों है चलो देखते हैं। तो चलो पहले 2D एनिमेशन पे बात कर लेते हैं। 2D एनिमेशन सालों से एग्जिस्टेंस में है। 2D एनिमेशन में हायर कॉस्ट पर फ्रेम वाला सीन है, जहां जितने ज्यादा फ्रेम्स उतना ही ये कॉस्टली बन जाता है। मैं आपको इसे एनिमे के एग्जांपल से समझाता हूँ। वैसे तो एनिमे में 24 फ्रेम्स पर सेकंड ही होते हैं, बट कुछ केसेस में फ्रेम्स 24 से 31 तक भी चल जाते हैं। जहां एनिमेशन फेज में शुरुआती की फ्रेम्स लीडिंग आर्टिस्ट बनाते हैं एक्शन और मूवमेंट शो करने के लिए विद ह्यूज गैप्स, और उन गैप्स को फिल करने के लिए हर फ्रेम को इंडिविजुअली कई एनिमेटर्स द्वारा ड्रॉ किया जाता है। और यही फेज किसी एनिमेशन का मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव पार्ट होता है। अब वापस आते हैं 2D एनिमेशन पे। 2D एनिमेशन हैंड ड्रॉन भी हो सकता है और कंप्यूटर की हेल्प से भी बनाया जा सकता है। हैंड ड्रॉन एनिमेशन अभी भी है, बट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एनिमेशन को हैंड ड्रॉन एनिमेशन से इजी और बेटर वे में प्रेजेंट करने में हेल्प करती है। अगर एनिमेटेड इमेज हैंड ड्रॉन हो, फिर भी मोस्ट ऑफ द वर्क कंप्यूटर्स पे ही होता है। और इसको और कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए 2D एनिमेशन में कई जगहों में चीज़ों को 3D कर दिया जाता है, यूजुअली क्राउड सीन्स, बैटल सीन या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए, जिनको क्लोज लुक में वापस 2D कर दिया जाता है। अगर आपने अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 देखा है तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। 2D एनिमेशन 3D एनिमेशन से इसलिए भी कम एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि 2D एनिमेशन को कम टेक्निकल इक्विपमेंट के साथ भी बनाया जा सकता है, और 2D एनिमेशन में आप एनिमेशन को रीयूज भी कर सकते हो, जिसे रीयूजेबल एनिमेशन भी कहते हैं। ये मेथड मनी और टाइम सेविंग होता है, जिसमें बैकग्राउंड या किसी कैरेक्टर के एनिमेशन को सेव करके रख लिया जाता है और थोड़े बहुत चेंजेस करके एनिमेशन को वापस यूज कर लिया जाता है। ये मेथड एनीमे में तो यूज होता ही है, और साथ ही कई कार्टून शोज जैसे सिम्पसन और स्कूबी डू में तो इसे वाइडली यूज किया गया है। इसको तभी यूज किया जाता है जब स्टूडियो को एनिमेशन बजट में रह के करना हो। ओके, ये तो बात हो गई 2D एनिमेशन की। अब थोड़ी बात 3D एनिमेशन पे भी कर लें। जैसे 2D एनिमेशन में मैंने हायर कॉस्ट पर फ्रेम बताया था, वैसे 3D एनिमेशन में हायर कॉस्ट पर एसेट होता है। मतलब किसी सीन में जितने ज्यादा कैरेक्टर्स और डिटेलिंग होगी उतनी ज्यादा प्राइस। ऐसे 3D एनिमेटेड मूवीज इतनी ज्यादा कॉस्टली नहीं बन जाती। एनिमेशन फिल्म के एक सिंगल फ्रेम में लाखों मूविंग पार्ट्स हो सकते हैं। इसका अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो। मॉन्स्टर मूवी में जो सली का जो कैरेक्टर था, उसकी बॉडी में 23,20,413 बाल थे, और हर बाल को एक इंडिविजुअल नाम दिया गया था। और जब जब सली मूव करता है, एनिमेटर्स को उसके हर बाल को एनिमेट करना पड़ता ताकि रियलिस्टिक इफेक्ट आए। सोच के ही दिमाग घूम जाता है। हाई बजट मूवीज जैसे कुंग फू पांडा, टॉय स्टोरी और फ्रोजन जैसी मूवीज में लगभग 40 से 60 एनिमेटर्स वर्क कर रहे होते हैं। ये तो बस एनिमेटर्स हो गए, और मूवी की बाकी चीज़ों पे भी कई लोग काम कर रहे होते हैं, जैसे एडिटिंग, साउंड, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटनिंग एसेट्रा। और कई मूवीज जैसे द लॉयन किंग बनाते समय मेकर्स एक्चुअल में अफ्रीका गए थे ताकि वो अफ्रीकन कल्चर को समझ पाएं। ये फ्रेज हकुना मटाटा भी वहीं से आया था। वैसे ही कुंग फू पांडा मूवी के लिए रिसर्च टीम चाइना गई थी, और अब मूवी पे काम करते समय पीट डॉक्टर, चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ऑफ पिक्सार, साउथ अमेरिका की कुछ लोकेशन पे गए थे। ये सब इसलिए ताकि मूवी को ऑथेंटिक रख सके। स्टूडियो कॉस्ट और सर्वर कॉस्ट पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। तो स्टूडियो कॉस्ट होती क्या है? स्टूडियोज जैसे कि पिक्सार में 500 से 600 या उससे भी ज़्यादा क्रिएटिव पीपल होते हैं, जो कई बार एक सिंगल मूवी पे 3 से 4 साल काम करते हैं। इस टाइम के बीच में उन्हें प्रॉपर क्रिएटिव इन्वायरमेंट और टूल्स दिए जाते हैं उनकी क्रिएशंस के लिए। अब बात करते हैं सर्वर कॉस्ट पे। एनिमेशन में कंप्यूटर्स का काफ़ी यूज़ होता है। कोई मूवी जिसका साइज टॉय स्टोरी जितना हो, उस मूवी की रेंडरिंग और बाकी सब टेक्निकल काम के लिए एक सर्वर फार्म चाहिए होगा, जिसके साथ 5000 और उससे भी ज़्यादा मशीनें पूरे साल भर चलती रहनी चाहिए, जिसके लिए भी तो चाहिए होगा ना पैसा। अब ये तो मेरे कुछ तर्क हो गए कि क्यों 3D एनिमेशन 2D एनिमेशन से कॉस्टली है, बट श्योरली इट डिपेंड्स ऑन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वर्क। तो क्या एनिमेशन के इतने कॉस्टली होने के कारण ही हम इंडिया में अच्छी एनिमेटेड मूवी नहीं बना पा रहे? तो इसका भी सीधा सिंपल आंसर है नहीं। एनिमेशन का हमेशा ओवर द टॉप या रियलिस्टिक होना भी नेसेसरी नहीं होता। डिसेंट या एवरेज एनिमेशन के साथ भी मूवीज बनाई जा सकती है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब एनिमेटेड फिल्म को बिना किसी प्रॉपर और इंगेजिंग स्टोरी के बिना बनाए। मूवी में स्टोरी ही नहीं होगी तो कोई इसे क्यों ही देखेगा। अब आपको कई एग्जांपल मिल जाएंगे जिनमें मूवीज का एनिमेशन तो बहुत अच्छा था, बट मूवीज की स्टोरी अच्छी ना होने के कारण मूवीज लोगों पे वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाती जितना ड्रीम वर्क्स या पिक्सार एनिमेशन की मूवीज डालती है। अब इंडियन मेकर्स को ये चीज समझनी होगी कि एनिमेशन मूवी बना देने से सब कुछ नहीं होगा। मूवी के अंदर के प्लॉट, कैरेक्टर्स और स्टोरी पर भी वर्क करना होगा। है तो आखिरकार ये भी एक मूवी ही ना।
अब इंडिया की कुछ हाई बजट एनिमेटेड मूवीज को ले लो, उन मूवीज के ना चलने के कई कारणों में से एक कारण ये भी है कि मूवी की स्टोरी या कैरेक्टर्स इतने अच्छे नहीं थे जितनी एक मूवी के हिसाब से होने चाहिए थे। चलो मान लो कि राइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, हमारे पास एक अच्छी स्टोरी और ऑडियंस का अटेंशन कैप्चर करने वाले कैरेक्टर्स हैं। फिर जो दूसरी चीज आती है वो है मनी। अब एक बहुत तगड़ी नहीं तो एक अच्छी खासी एनिमेटेड मूवी के लिए भी प्रोड्यूसर तो चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बड़े बड़े स्टूडियोज एनिमेटेड मूवी पे काम कर रहे हैं, एक साल में कई एनिमेटेड मूवीज रिलीज होती है, तो एक और हो गई तो क्या ही फर्क पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल ही हाई क्वालिटी एनिमेशन नहीं तो एटलीस्ट क्लीन एनिमेशन तो चाहिए ही, ताकि ऑडियंस उसे आसानी से डाइजेस्ट कर ले। और इन सब के लिए हमें चाहिए होगा प्रोड्यूसर। एक डिसेंट क्वालिटी की एनिमेटेड मूवी बनाने के लिए भी अच्छा खासा पैसा चाहिए होगा। अब कोई माइकल प्रोड्यूसर ऐसा नहीं है जो किसी एनिमेटेड मूवी पे इतना पैसा लगाए। इसलिए नहीं कि हम केपेबल नहीं है, वो इसलिए क्योंकि अभी तक जितनी भी इंडियन एनिमेटेड मूवीज रिलीज हुई हैं उनमें से ज़्यादातर मूवीज अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर पाई। अब ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया। कौच चिड़ैया मूवी, माफ करना अगर मैं इस मूवी का नाम गलत ले रहा हूँ, 125 करोड़ के बजट में बनी इंडिया की सबसे पहली मोशन कैप्चर मूवी स्टारिंग रजनीकांत एंड दीपिका पादुकोण। फिर भी मूवी से जितनी एक्सपेक्टेशन थी ये मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, मूवी की स्टोरी लाइन अच्छी होने के बावजूद भी, क्योंकि इस मूवी का एनिमेशन लोगों को नहीं भाया। और भी कई मूवीज थी जिनसे होप्स तो बहुत थी बट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। ये एक मेजर रीजन है क्यों कोई प्रोड्यूसर इंडियन एनिमेटेड मूवीज में ज़्यादा पैसा नहीं लगाता, क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर तभी इन्वेस्ट करेगा ना जब उसको लगे कि हाँ इसमें प्रॉफिट हो सकता है, और इंडियन एनिमेटेड मूवीज के पास को देखते हुए चांसेस और भी कम हो जाते हैं। अब इंडिया की सारी ही एनिमेटेड मूवीज खराब नहीं है। रिटर्न ऑफ हनुमान और अर्जुन द वॉरियर प्रिंस जैसी कई मूवीज है जिनको देखा जा सकता है, बट हमारे पास अच्छे के मुकाबले में बुरी मूवीज ज़्यादा है। तो एक्चुअल में हम गलती कर रहे हैं। स्टोरी, हमें एनिमेटेड शो या मूवीज के लिए प्रॉपर राइटिंग और स्टोरी की जरूरत है। अगर हमें शो या मूवी के लिए प्रॉपर स्टोरी मिल गई तो हमें माइथोलॉजी या बॉलीवुड मूवीज पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। एनिमेशन, वैसे तो पर्सनली मुझे एनिमेशन से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक एटलीस्ट वो देखने लायक हो, बट मैं भी चाहूंगा कि इंडियन एनिमेशन जितना हो सके उतना बेटर हो। प्रमोटिंग अ मूवी, इंडिया में कुछ एनिमेटेड मूवीज ऐसी भी थी जिनको अगर अच्छे से प्रमोट किया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती। अर्जुन द वॉरियर प्रिंस मूवी में सब कुछ सही था, बट मूवी का अच्छे से प्रमोशन ना करने के कारण मूवी ज़्यादा ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाई। इसलिए बड़े बड़े स्टूडियोज अपनी मूवी के प्रमोशन में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं। और अब फाइनली हमें एक चीज़ समझनी होगी कि इंडिया में बनी हर एनिमेटेड मूवी या कार्टून बेकार नहीं होता। एनिमेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, उसमें जो हमें कंटेंट सर्व किया जा रहा है वो अच्छा या बुरा होता है। तो कंटेंट के हिसाब से किसी शो को या मूवी को जज करो, ना कि उसके एनिमेशन के हिसाब से। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।